भारत और वियतनाम ने सीमा शुल्क और कृषि सहित कई क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने तथा सहयोग बढ़ाने के लिए 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत ने बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारतीय नागरिकों को लेबनान की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उप वर्गीकरण की अनुमति दी। बिहार में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश और बादल फटने की घटनाओं से भारी तबाही। और पेरिस ओलंपिक में छठे दिन निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जीता। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने एचएस प्रणय को हराकर पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और वियतनाम ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और सीमा शुल्क, कृषि, कानूनी, रेडियो और टेलीविजन प्रसारण, संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए आज 9 समझौते किए। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन के साथ वार्ता की। उन्होंने कहा कि दोनों नेता आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने पर सहमत हुए। Vietnam today is a rapidly growing economy. Our bilateral trade is about $15 billion, although both sides do feel that this could be significantly increased. A joint statement on enhancing our comprehensive strategic partnership and a plan of action for the implementation for the next 4 years were the 2 key outcomes of the visit. उन्होंने कहा कि वियतनाम तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और भारत वियतनाम द्विपक्षीय व्यापार $15 अरब तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर बल दिया। श्री मजूमदार ने कहा कि दोनों देश 2024 से 2028 के दौरान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए कार्य योजना पर सहमत हुए। उन्होंने कहा कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा में सहयोग के लिए मणिपुर के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और वियतनाम के कृषि विज्ञान अकादमी के बीच समझौता ज्ञापन हुआ। रेडियो और टेलीविजन पर सहयोग के लिए प्रसार भारती और वॉइस ऑफ वियतनाम के बीच भी समझौता हुआ। We signed a number of agreements, 9 in all, to further broaden and deepen our cooperation. These are in very diverse areas, from cooperation in medicinal plants to customs cooperation to radio and television programming, legal field, heritage conservation. बेरूत में भारतीय दूतावास ने हाल के घटनाक्रमों और क्षेत्र में संभावित खतरे के बढ़ने के मद्देनजर सभी भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक लेबनान की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। वर्तमान में देश में रहने वालों को अत्यधिक सावधानी बरतने और अपनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की भी सलाह दी गई है। दूतावास ने उनसे ईमेल या कॉल के जरिए संपर्क में बने रहने का भी आग्रह किया है। भारतीय दूतावास ने 48 घंटों में तीसरी बार एडवाइजरी जारी की है, जिसमें भारतीय नागरिकों को तत्काल लेबनान छोड़ने को कहा गया है। लेबनान में रुकने के इच्छुक भारतीयों को सतर्कता बरतने, बहुत आवश्यक होने पर भी बाहर निकलने और ईमेल या आपातकालीन फोन नंबर के जरिए दूतावास से संपर्क बनाए रखने का परामर्श जारी किया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि पिछले कुछ वर्ष में शिक्षा के लिए बजट आवंटन में वृद्धि हुई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके ही भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल कर सकता है। श्री प्रधान लोकसभा में शिक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि 2013-14 में शिक्षा पर 4,30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे, जो आज बढ़कर 9,19,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि देश 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। डॉक्टर मुरुगन ने समाज सुधारकों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे की याद में आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। डॉक्टर मुरुगन ने देश की आजादी में समाज सुधारकों के योगदान को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अन्ना भाऊ साठे के रास्ते पर चल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय में 7 न्यायाधीशों की एक पीठ ने आज बहुमत से राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर
उपवर्गीकरण की अनुमति देने संबंधी फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2004 के ईवी चिन्नैया के फैसले को खारिज कर दिया। ईवी चिन्नैया ने फैसले में कहा था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का उपवर्गीकरण भर्तियों और सरकारी नौकरियों में स्वीकार्य नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से संबंधित 18 मामले सुनवाई योग्य हैं और इन पर सुनवाई जारी रह सकती है। न्यायालय ने हिंदू पक्ष के मामले के आधार को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। इसी साल 31 मई को उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उत्तर प्रदेश का बजट पिछले 7 वर्ष में दोगुना हो गया है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2015-16 की तुलना में दोगुनी हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में कहा कि महिलाओं, किसानों और वंचितों के लिए बजट को बढ़ाया गया है। श्री योगी ने कहा कि बजट का सही उपयोग कर सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर जरूरतमंद तक पहुंचाया गया है। केरल में वायनाड में हुए भीषण भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 274 हो गई है। हादसे में घायल हुए 187 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि 107 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 70 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां 7,000 से अधिक लोगों को रखा गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज केरल के वायनाड में अस्पताल और राहत शिविरों का दौरा किया। उन्होंने भूस्खलन की घटनाओं को केरल और पूरे देश के लिए भयानक त्रासदी बताया। उन्होंने कहा कि पूरा देश वायनाड के लोगों की मदद के लिए तैयार है। श्री गांधी ने कहा कि पीड़ितों को सर्वोत्तम देखभाल और सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बिहार में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से कम 10 लोगों की जान चली गई। गया में सबसे अधिक 5, जहानाबाद में 3 और रोहतास जिले में 2 लोगों की मौत हुई है। अधिकांश मौतें तब हुई जब चालू खरीफ सीजन में खेती में काम कर रहे लोगों पर बिजली गिरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटनाओं में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से बारिश और रोशनी के दौरान सतर्क रहने को कहा है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तेज वर्षा और बादल फटने की घटनाओं से जानमाल को भारी नुकसान हुआ है। इन घटनाओं में 55 लोग लापता हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने 13 आपात केंद्र स्थापित किए हैं। एक रिपोर्ट। कुल्लू, मंडी व शिमला जिलों में आज तड़के बादल फटने की घटनाओं में 55 लोग लापता हैं, जबकि 2 की जान चली गई है। शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के झाकड़ी में बादल फटने की घटना में 36 लोग लापता हैं, जबकि मंडी जिला में पद्धर के पास टिक्कन में 9 लोग लापता हैं और 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। मुख्य संसदीय सचिव व कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर ने बताया कि मलाना पावर हाउस में फंसे लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं और प्रभावित क्षेत्र में NDRF और राज्य आपदा प्राधिकरण की टीमें राहत व बचाव कार्य में जुटी हैं। इधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में बताया कि वे स्वयं राहत व बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन को राहत व बचाव कार्य तीव्रता से करने के निर्देश दिए गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। राजस्थान में कल से हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है। जयपुर में आज सुबह 7 इंच बारिश दर्ज की गई है, जो 2015 के बाद सबसे अधिक है। जयपुर में बारिश से जुड़े हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के परिजनों को आपदा राहत कोष से 4-4 लाख रुपए और मुख्यमंत्री राहत कोष से 1-1 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम मार्ग पर फंसे 425 तीर्थयात्रियों को अब तक रुद्रप्रयाग जिले के लिंचोली और भीमबली से हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। लगभग 1400 तीर्थयात्री बचाव दलों की मदद से सोनप्रयाग पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग जिले के केदार घाटी में बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण भी किया। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत में काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस बीच मौसम विभाग ने कल उत्तरकाशी जिले में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। झारखंड में दक्षिण पूर्व रेलवे के टाटानगर चक्रधरपुर रेलखंड पर आज शाम रेल यातायात बहाल कर दिया गया है। चक्रधरपुर मंडल के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्र ने कहा कि अप और डाउन लाइन सहित सभी 3 लाइनें अब चालू हैं। श्री मिश्रा ने कहा कि एहतियात के तौर पर इस रेलखंड पर गति निर्देश के साथ ट्रेन चलाने का निर्देश दिया गया है।
इजराइल की सेना ने हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दैफ के निधन के पिछले महीने दक्षिण गजा में एक हवाई हमले में मारे जाने की पुष्टि की है। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा है कि पिछले महीने की 13 तारीख को खान यूनिस इलाके में दैफ को निशाना बनाकर हमला किया गया था। तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिये की हत्या के एक दिन बाद इजरायली सेना ने दैफ के मारे जाने की पुष्टि की है। अमरीका में 9/11 हमले की साजिश रचने का आरोपी मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद अपने 2 साथियों के साथ मौत की सजा से बचने के लिए अपराध स्वीकार करने पर सहमत हो गया है। अमरीकी रक्षा विभाग ने कल एक बयान में कहा कि खालिद शेख मोहम्मद, वालिद बिन अताश और मुस्तफा अल हसावी अभियोजकों के साथ प्री ट्रायल डील पर पहुंचे। वे 2003 से क्यूबा में ग्वांतनामो खाड़ी में अमरीकी सैन्य जेल में बंद थे। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा आज से मूल्य निगरानी के अंतर्गत 16 अतिरिक्त वस्तुएं शामिल की गई हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज मूल्य निगरानी प्रणाली पीएमएस मोबाइल ऐप के 4.0 संस्करण का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। विभाग द्वारा पहले से ही 22 वस्तुओं की दैनिक कीमतों में निगरानी की जा रही थी। आज के अतिरिक्त कुल निगरानी वाली वस्तुएं 38 हो जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब पेरिस ओलंपिक की खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में आज भारत का एक और निशाना सटीक लगा। स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में देश को तीसरा कांस्य पदक दिलाया। वे स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री ने स्वप्निल कुसाले को बधाई देते हुए उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना की। स्वप्निल ने पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की। ओलंपिक मेडल जीतना ये हर एथलीट का सपना होता है। सो आई वर्क हार्ड इतने सालों से, एक लेवल I achieved here. इसके बाद भी I will do hard work. That will make proud like next Olympic. महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में सिफत कौर सामरा और अंजुम मौदगिल फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। वहीं बैडमिंटन में भारत के लिए आज मिला जुला दिन रहा। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में भारत की ही एचएस प्रणॉय को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल मुकाबला हारकर बाहर हो गई है। उधर हॉकी के पूल बी मैच में आज बेल्जियम ने भारत को 2-1 से शिकस्त दी। भारत के अभिषेक ने 18वें मिनट में ही गोल कर टीम को बढ़त दिला दी थी, लेकिन बेल्जियम ने 33वें और 44वें मिनट में गोल कर मैच को जीत लिया। भारत और बेल्जियम दोनों ही क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तीरंदाजी में प्रवीण जाधव को पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में पराजय झेलनी पड़ी। मुक्केबाजी में भी निखत जरीन महिलाओं की 50 किलोग्राम भार वर्ग में प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गई। आज से शुरू हुए एथलेटिक्स के मुकाबले में पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल चाल में विकास सिंह 30वें स्थान पर रहे। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं स्पर्श सक्सेना। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 126 अंक की बढ़त के साथ 81,868 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 60 अंक की वृद्धि के साथ 25,011 पर रहा। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83 रुपए और 73 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $81.27 प्रति बैरल पर थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वियतनाम ने सीमा शुल्क और कृषि सहित कई क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने तथा सहयोग बढ़ाने के लिए 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत ने बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारतीय नागरिकों को लेबनान की यात्रा करने से बचने की सलाह दी। सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उप वर्गीकरण की अनुमति दी। और पेरिस ओलंपिक के 6ठे दिन निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जीता। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने एचएस प्रणय को हराकर पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।